नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा जो इस समय ये बैच चल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रख के चल रहा है। दोस्तों, हमने अब से पूर्व फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में जो अपने हिंदी का सिलेबस है उसमें जो व्याकरण और काव्य शास्त्र के प्रश्न है या टॉपिक है वो सभी हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और हम अब अपना जो टॉपिक या जो प्रकरण जो पढ़ रहे हैं वो है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं हमारा जो आगामी अब बेस रहेगा, पढ़ने का टॉपिक रहेगा। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमने 2 से 3 पूर्व कक्षाओं में भी हिंदी साहित्य के इतिहास को ही पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आज के टॉपिक में हम देखते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे कई सारे जो दोस्त लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो सब्सक्राइब आदि करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही कहना है, यही जो आरजू एक तरह से कि आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाए, इसे ग्रोथ की ओर ले जाए। दोस्तों, तो देखिए, आपको फ्री में अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए कंप्लीट सिलेबस, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस अपने इस SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, तो देखिए, हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं वो है काल विभाजन और नामकरण को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल या यूं कहे कि बहुत ही समस्याओं भरा टॉपिक है, जिसमें विद्वानों ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से बहुत कुछ। आइए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके नामकरण को लेकर और काल विभाजन को लेकर विद्वानों ने जो अपने विचार रखे, अपने मत प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने अपने ग्रंथ द इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। और उन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने केवल जो कवि थे उनका ही कलेक्शन किया था, जिसमें 738 उन्होंने कवियों को लिया, 72 जिसमें हिंदी के कवि थे। दोस्तों, इसी क्रम में अपने जो दूसरे कवि थे वो आते हैं दोस्तों अपने शिव सिंह सेंगर जी। शिव सिंह सेंगर ने भी दोस्तों काल विभाजन का और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। उनके हिंदी साहित्य में भी अपने हिंदी के जो कवि थे उनका कलेक्शन, उनका जो एक जगह उनको इकट्ठा किया और उनके अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 1004 हिंदी के कवियों को लिया उन्होंने, उनका कलेक्शन था कवियों का। इसी क्रम में अपना जो आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करने का जो कार्य किया था वो मुख्य रूप से नामकरण आदि देने का कार्य किया था, वो विद्वान थे दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि आयरलैंड से थे और उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का कार्य किया, लेकिन उनका काल विभाजन भी अपनी तरीके से जो किया गया था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, लेकिन पहली बार उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, उसके बाद मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन और सर्वमान्य काल विभाजन और नामकरण जो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों विद्वानों के मतों पर विचार करते हैं। तो आइए देखते अपने सबसे पहले गार्सा दे तासी और शिव सिंह सेंगर से संबंधित मत। गार्सा दे तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन एवं नामकरण नहीं किया। इन्होंने ने तो काल विभाजन किया था और न ही नामकरण किया था। इसका सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। काल विभाजन का जो सबसे पहले प्रयास किया दोस्तों वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो दोस्तों देखें कि गार्सा दे तासी और शिव सिंह सेंगर ने
काल विभाजन और नामकरण को लेकर अपना कोई भी प्रयास नहीं किया था। अब जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया उसको हम देखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले काल विभाजन का इनका ही कार्य था, इन्होंने अध्यायवार हिंदी साहित्य के काल को विभाजित किया। इन्होंने प्रथम अध्याय से और 12वें अध्याय तक हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया दोस्तों। प्रथम अध्याय में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल नाम दिया। प्रथम अध्याय को हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल नाम दिया क्योंकि इनका मानना था कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले हिंदी साहित्य के जो विद्वान या लेखक थे वो चारण कवि थे, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को या प्रथम अध्याय को नाम दिया चारण काल। द्वितीय अध्याय जो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, इन्होंने द्वितीय अध्याय का नाम दिया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसी क्रम में तृतीय अध्याय को नाम दिया जायसी की प्रेम कविता, जो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को, जिनमें उनकी पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम आदि को इन्होंने किस नाम से बताया दोस्तों? जायसी की प्रेम कविता। इसी क्रम में अध्याय जो चतुर्थ है उसका इन्होंने नाम दिया ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का जो कृष्ण संप्रदाय है, इस नाम से भगवान श्री कृष्ण के समय में, या यूं कहें कि जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों द्वारा लिखे गए काव्य आदि को इस नाम से पुकारा। अध्याय 5 में इन्होंने नाम दिया मुगल दरबार। वैसे उस समय हमारे यहाँ मुस्लिम मुगल शासकों का दरबार था तो इसी नाम से इन्होंने नाम दिया क्योंकि मुस्लिमों के दरबारों में कई सारे कवि लोग रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, 9 विद्वान रहते थे, उसी क्रम से इन्होंने मुगल दरबार नाम दिया। छठा अध्याय तुलसीदास, ये तुलसीदास का समय था तो उन्होंने तुलसीदास के नाम से ही इस छठे अध्याय को नाम दिया। 7वां अध्याय था रीति काव्य, रीतिकालीन काव्य को लेकर रीति काव्य नाम दिया। 8वें अध्याय का तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि यानी तुलसीदास के बाद के कवियों को इन्होंने 8वें अध्याय में लिया। 9वें अध्याय में 18वीं सदी नाम से इन्होंने इस काल को नाम दिया। 10वें अध्याय में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यानी कि सन 1800 के बाद हमारा हिंदुस्तान है वो कंपनी के शासन में चला जाता है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान की जो स्थिति थी उसके आधार पर इस काल का नामकरण किया है। अध्याय 11 में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, डायरेक्ट इंग्लैंड से जब विक्टोरिया महारानी ने शासन किया उसके लिए इन्होंने ये नाम दिया। और अंतिम था विविध परिप्रेक्ष्य में अज्ञात कवि, यानी बहुत सारे ऐसे कवि जो इनके बाद के थे उनके लिए इन्होंने अलग से 12वां अध्याय जिसका नाम दिया विविध परिप्रेक्ष्य के अज्ञात कवि। इस प्रकार सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों ये प्रथम प्रयास था और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम प्रयास में कई सारी त्रुटियां होती है और उसी क्रम में इनसे भी कई सारी गलतियां त्रुटियां हुई। जैसे इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है, इसे शीर्षक मात्र कह सकते हैं। इनके काल विभाजन को हम क्या कह सकते हैं? शीर्षक मात्र। चलो यहां से काल विभाजन की पहल हो गई थी दोस्तों। इसी क्रम में इसके लिए दूसरा मत है कि इसमें 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, या हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल और फिर डायरेक्ट 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल आ गया दोस्तों। 14वीं सदी आदि के बारे में यहाँ और कोई डिस्कस नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इनके काल विभाजन में कई सारी गलतियां थी, कई सारी कमियां थी, लेकिन ये प्रथम प्रयास था दोस्तों जिसमें इन्होंने काल विभाजन किया। इसके बाद काल विभाजन का जो दूसरा प्रयास किया वो था मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधु तीनों भाइयों ने, जिसमें गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र ने जो काल विभाजन किया वो उपयुक्त है दोस्तों। तो देखिए मिश्र बंधुओं द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 काल खंडों में विभाजित किया है जो निम्न है दोस्तों। जैसे कि आरंभिक काल, आरंभिक पहले काल को इन्होंने जो नाम दिया है दोस्तों
वो है आपके आरंभिक काल, जिसका समय 7वीं विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत का काल है। ये आरंभिक काल को देखो, इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो प्रत्येक काल को लगभग दो दो उप विभागों में या उनका दो दो उप विभाजन किया है दोस्तों। जैसे पहला आरंभिक काल है, आरंभिक काल का समय इन्होंने 700 से और 1444 विक्रम संवत तक माना है। इसके इन्होंने दो भाग कर दिए थे दोस्तों, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल का समय 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक माना और उत्तर आरंभिक काल का समय 1344 से 1444 विक्रम संवत तक माना था दोस्तों। इसी क्रम में जो दूसरा काल इन्होंने जो नामकरण किया वो था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक माना दोस्तों। इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्व माध्यमिक काल जिसका समय 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक है और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल जिसका समय 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक है दोस्तों। तो इस प्रकार इन्होंने यानी कि मिस्र बंधुओं ने अपने जो मुख्य काल है उसको दो दो उपभागों में विभाजित किया। आरंभिक काल के पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक, माध्यमिक काल के दो उपभाग पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसी क्रम में तीसरा जो काल था अलंकृत काल, तीसरे काल को इन्होंने नाम दिया अलंकृत काल जिसका समय 1681 विक्रम से 1889 विक्रम तक था दोस्तों। इसमें पूर्व अलंकृत काल 1681 विक्रम से 1790 विक्रम तक का समय इसका है और उत्तर अलंकृत जैसे पूर्व था उत्तर अलंकृत काल का समय इन्होंने 1791 विक्रम से 1889 विक्रम तक माना। तो इस प्रकार इन्होंने अपने प्रथम तीन कालों को दो दो उप विभागों में बांटा दोस्तों। इसी क्रम में यहां ये है। इसके बाद चौथा जो काल नामकरण किया वो था परिवर्तन काल। चौथे काल को इन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल जिसका समय 1890 विक्रम से 1925 विक्रम तक था दोस्तों। इसी क्रम में पांचवा जो काल था वो है वर्तमान काल जिसका समय 1926 विक्रम से अब तक माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मिस्र बंधुओं ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में अलग अलग विभाजित किया, जैसे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऐसे इन्होंने काल विभाजन किया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने कालों का जो विभाजन किया है वो भी कुछ अधिक मात्रा में यानी कि 8 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया। किसी को पूर्व और उत्तर या पूर्व प्रौढ़ में विभाजित किया है या किसी को नहीं किया है। तो इनका काल विभाजन भी थोड़ा सही और सटीक नहीं माना है विद्वानों ने। जैसा कि इनके लिए कहा कि मिस्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ था। जॉर्ज ग्रियर्सन की अपेक्षा तो ये सही था, फिर भी इस काल विभाजन में कमी रख दी कि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश को समाविष्ट किया है तथा कालों का नामकरण भी उचित रीति से नहीं है। जैसे उत्तर पूर्व प्रौढ़ सही विभाजन नहीं है। इस प्रकार इन्होंने जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, नामकरण किया है, काल विभाजन किया है, वो इनका भी सभी विद्वानों द्वारा सटीक और सही काल विभाजन नहीं माना गया है। अब इसी क्रम में काल विभाजन का कार्य तीसरे स्थान पर जो विद्वान आते हैं वो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि हम मानते हैं कि 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस प्रकार विभाजित किया है कि सभी विद्वान उससे एकमत है। तो आइए दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में उन्होंने प्रत्येक काल के दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया और इनकी जो विधेयवादी पद्धति के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है दोस्तों। तो देखिए पहला जो इनका नामकरण था वीर गाथा काल, आदि काल को, प्रथम काल को आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया जिसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना दोस्तों। इसका समय इन्होंने 1050 से 1375 तक का दिया है वीर गाथा काल को। इसके भी दो भाग कर दिए हैं,
अपभ्रंश काल या प्राकृत आभास काल जिसका 1050 से 1200 तक माना, और फिर दूसरा था वीरगाथा काल जिसका समय 1200 से 1375 तक माना। कहने का भाव जिस काल में हिंदी साहित्य के जिस काल में अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जा रही थी या प्राकृत की रचनाएं लिखी जा रही थी उसको इन्होंने अलग विभाजित किया जो 1050 से 1200 तक माना जाता है, और दूसरा विभाजन वीरगाथा काल जिसमें हिंदी की रचनाएं वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी गई 1200 से 1375 विक्रम संवत तक। इसी क्रम में दूसरा जो काल नामकरण किया वो था पूर्व मध्य काल। मध्यकाल के दो विभाजन किए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया भक्ति काल जिसका समय लिया विक्रम संवत 1375 से और 1700 तक, और इस भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। जैसे पहला है निर्गुण काव्य धारा, इसकी भी 2 भेद है, और दूसरा है सगुण काव्य धारा, इसकी भी 2 भेद है। निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद किए, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, और दूसरी है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। इसी क्रम में सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा, कृष्णाश्रयी या रामाश्रयी काव्य धारा। तो कृष्णाश्रयी या कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि है सूरदास, उसी प्रकार रामाश्रयी या राम काव्य धारा के प्रमुख कवि है दोस्तों तुलसीदास। तो इस प्रकार इन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के भी 4 भाग किए थे दोस्तों। इसी क्रम में इनका तीसरा जो काल है उसका नाम है उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। विक्रम संवत 1700 से और 1900 तक का इसका समय था, विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, और इसको लेकर सभी विद्वान एक मत थे, इसको लेकर कोई मतभेद नहीं था। इसके बाद चौथा काल विभाजन था इनका, वो था गद्य काल, यानी आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया गद्य काल जिसका समय विक्रम संवत 1900 से और 1984 तक माना जाता है दोस्तों। और इस गद्य काल को भी यानी कि चौथे काल को भी इन्होंने 3 भेद किए इसके, जिसका उत्थान नाम से भेद किया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। इस प्रकार इन्होंने गद्य काल यानी आधुनिक काल का भी विभाजन किया। तो ऐसे इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों, और ये सर्वश्रेष्ठ और सही नामकरण माना जाता है। इनके बाद के इतिहासकारों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के इतिहासकारों ने येन केन प्रकार ने थोड़ा बहुत हेर फेर करके इन्हीं के काल विभाजन का अनुसरण किया है दोस्तों। तो इस प्रकार इनका जो नामकरण और काल विभाजन है वो सबसे सही और उचित प्रकार का माना जाता है दोस्तों। तो आज की कक्षा में हमने 3 विद्वानों के काल विभाजन को समझा, जिसमें पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु और फिर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन समझा दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में हमने देखा कि उन्होंने कालों के नामकरण अधिक किए थे, 12 भागों में विभाजित किया, जो कि उचित या सही नहीं माना जाता, लेकिन वो प्रथम प्रयास था। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने 8 भागों में विभाजित किया, लेकिन उनका भी काल विभाजन असंतुलित था। और इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जिन्होंने पूरे 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया और दोहरी नामकरण की स्थिति को, पद्धति को अपनाया, और इनकी विधेयवादी पद्धति थी दोस्तों नामकरण और काल विभाजन को लेकर, जो सबसे सटीक और सही मानी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 3 विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन को समझा। आगामी कक्षा में अन्य और विद्वानों का हम जो काल विभाजन है, नामकरण, उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का यहीं तक है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि अपने सभी मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।